नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 जनवरी 2023 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। डेली न्यूज़ में मैं आपके साथ कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करूंगा। तो इंडिया ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने का। ये नोटिस भारत द्वारा क्यों भेजा गया है, भारत के यहाँ पे क्या एप्रीहेंशन है, पाकिस्तान किस प्रकार से इस पर्टिकुलर ट्रीटी के ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये सब समझेंगे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल कलीटा ने यह बोला है कि 130 मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे ईस्टर्न एलएसी पे, मतलब ये जो आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, यहां पे जो चाइना या तिब्बत के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पे 130 मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे। इस प्रकार के विलेजेस बनाने का प्लान लद्दाख में भी है। फिर आगे बांग्लादेश की जो हिल ट्राइब्स हैं, एक्चुअली में जो ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि कुकी चिन माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है बांग्लादेश की, जो कि चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहती है, उसको बांग्लादेश की सरकार से, आर्मी से खतरा है। ये न्यूज़ क्या है इसको समझेंगे। और भाई अहोबिलम टेम्पल, ये एक मठ के साथ एसोसिएटेड है। अब हुआ ये कि राज्य की सरकार ने बोला कि अहोबिलम टेम्पल का मैनेजमेंट राज्य की सरकार द्वारा अपॉइंटेड एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह बोला कि यह एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा, अहोबिलम मठ के हाथ में रहेगा। तो बेसिकली यहां पे टेम्पल को एज अ पार्ट ऑफ मठ दिखाया गया। राज्य की सरकार बोल रही कि मठ एक अलग एंटिटी है, टेम्पल एक अलग एंटिटी है, बट ओवरऑल जो टेम्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका यह बोलना है कि यह मठ कई 100 सालों से इस टेम्पल का मैनेजमेंट कर रहा है, तो ये दोनों एक ही एंटिटी हैं। अब इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया। तो ये प्यूरी न्यूज़ क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एक्चुअली की नोटिफिकेशन पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है, अल्टरनेट इनकंसिस्टेंटली बिटवीन मूड्स एंड एक्शंस। मतलब आपका मूड कुछ और है और आप उसके करस्पॉन्डिंग एक्शन कुछ और कर रहे हो और इनकंसिस्टेंटली कर रहे हो। मतलब अभी मूड कर रहे हो कि नहीं भाई हमें घूमने जाना है, लेकिन घर पे पड़े हुए हैं, फिर बोलना खाना खाना है। तो मतलब मूड आपका कुछ और कर रहा है, एक्शन आप कुछ और कर रहे हो, और ओवरऑल इनके बीच में इनकंसिस्टेंटली आप फ्लिकर कर रहे हो। तो इसको आप बोलते हो ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हॉट और कोल्ड आप समझ सकते हो एंटोनी में, गरम ठंडा। तो मतलब अपोजिट एक्शंस कर रहे हो, जो आपने बोला, जो आपने दिखाया, उसके अपोजिट आपने कर दिया और बड़े ही इररेटिक तरीके से किया, तो आप बोलोगे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। पहली न्यूज, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाकिस्तान टू अमेंड 1960 इंडस पैक्ट। इसके बारे में कल विनी सर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हो, लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में आपको पड़ी होगी। अब देखिए, काफी लंबे समय से अगर आप देखो तो पाकिस्तान इंडिया को जबरदस्ती इंटरनेशनल फोरम्स में घसीट रहा है। जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज हेग में पाकिस्तान ने इंडिया को घसीटा है। लेटेस्ट क्या मुद्दा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, तो मुद्दा यह है कि इंडिया बना रहा है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और राटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में बन रहे हैं। तो पाकिस्तान का बोलना है कि इंडिया ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इंडस वाटर ट्रीटी को कॉन्ट्रवीन करके बनाया है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए तो देखिए, ऑलरेडी वैसे तो कई बार मैंने अपने चैनल पे इंडस वाटर ट्रीटी की बात की है। अब चूंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा वायरल है तो बहुत जगहों पे आपने देख भी लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। 6 नदियां जिनका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों में बहता है, उनके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान में हुई और इसको निगोशिएट करवाया वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो इंडस के रिवर बेसिन को यहां पे बांटा गया है। 3 नदियां पाकिस्तान के नाम है, चिनाब, झेलम, इंडस। तो ये इंडस आपको बहती हुई नजर आ रही है यहां से, ओके, झेलम और यहां पे चिनाब। तो ओवरऑल चिनाब नीचे ये दिख रही है आपको, इधर रही चिनाब, इधर आपको नजर आ रही है झेलम। तो ये 3 नदियों का पानी मेनली पाकिस्तान में यूटिलाइज होगा। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड प्रकार से इंडिया भी इनके पानी का इस्तेमाल कर सकता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए, बट हाँ डोमेस्टिक यूजेज स्टोरेज बहुत कम होगी। तो कुल मिला के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई इंडिया के ऊपर व्हेन इट कम्स टू यूजेज ऑफ वाटर ऑफ इंडस, झेलम, चिनाब। अब इन्हीं नदियों पे बने हुए हैं राटले पावर प्रोजेक्ट और आपका किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट। ये 330 मेगावाट का किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट झेलम में बनाया गया था 2006 में,
और चेनाब पे बना है 850 मेगावाट का राटले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, लंबे समय से बन रहा है और लंबे समय से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी प्लेस किया है पाकिस्तान ने। इंडिया ने क्लियर कट बोला है कि सारे टेक्निकल पैरामीटर्स फुलफिल्ड हैं। ओवरऑल इन प्रोजेक्ट्स को इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ही बनाया गया है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से किसी प्रकार का कोई डैम वाटर स्टोरेज नहीं है। तो आप बिना मतलब से इंडिया को इंटरनेशनल फोरम से मत घसीटो। पाकिस्तान मान के नहीं दे रहा, वर्ल्ड बैंक हो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज हो, हर जगह पाकिस्तान इंडिया को घसीट रहा है। तो इंडिया को यहां पे गुस्सा आ गया और इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, अब तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन वाटर ट्रीटी के हिसाब से चलो इस ट्रीटी को मॉडिफाई कर देते हैं। और मॉडिफाई करने की वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को घसीट रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में। मॉडिफाई करने की वजह यह है कि पाकिस्तान खुद इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर चुका है। किस तरीके से वायलेट किया है? तो अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 9 देखें तो इसका टाइटल है सेटलमेंट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। और सेटलमेंट्स ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स का एक तरीका है, मान लो कोई डिफरेंस और डिस्प्यूट आता है तो पहला तरीका यह है कि जो परमानेंट इंडस कमीशन है जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, इसके एक्सपर्ट्स रेगुलरली मिलेंगे और चीजों को आपस में बायलैटरली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं बन पाता है तो दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट। किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे में मान लो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो दोनों ही पार्टीज या कोई एक पार्टी जा सकती है वर्ल्ड बैंक के पास और वर्ल्ड बैंक से बोल सकती है कि आप इस पर्टिकुलर मुद्दे में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दो। और न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी बात नहीं बन पाई तो तीसरा तरीका यह है कि भैया वर्ल्ड बैंक के थ्रू केस लड़ लो या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में चले जाओ और अपना पर्टिकुलर मुद्दा वहां पे दायर कर दो और फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज या फिर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू वर्ल्ड बैंक आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। हाँ, पाकिस्तान ने प्रॉब्लम ये करी कि पहले तो वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट करने की डिमांड की और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में भी इन्होंने केस दायर कर दिया। अब दोनों चीजें देखिए करना गलत थी। या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट मांगते और न्यूट्रल एक्सपर्ट पहले मांगना है, ये खुद इंडस वाटर ट्रीटी में लिखा है। अब आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट की डिमांड की और उसके साथ साथ आपने केस को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में भी दायर कर दिया, तो ये आपने कैसे किया? इस बात को लेके अगर आप देखो तो दोनों प्रोसेसेस के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने 2016 में पॉज लगा दिया था। वर्ल्ड बैंक को लगा कि कहीं न्यूट्रल एक्सपर्ट अलग राय ना दे दे और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज अलग राय ना दे दे, लेकिन अभी के लिए ब्लॉक हटा दिया गया और पाकिस्तान इस पर्टिकुलर केस को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज हेग में लड़ रहा है। इंडिया को यहां पे गुस्सा है। इंडिया ने बोला कि यार तुम्हारा सनक का हिसाब ही समझ में नहीं आ रही है, कभी न्यूट्रल एक्सपर्ट मांगते हो और जब न्यूट्रल एक्सपर्ट मांग लिया तो फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज भी भागते हो। तो जब ऑलरेडी एक मैकेनिज्म न्यूट्रल एक्सपोर्ट वाला अवेलेबल था तो इसको स्किप करके अगर तुम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में जा रहे हो तो तुम खुद इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक कर रहे हो। और अगर तुम खुद इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक कर रहे हो तो चलो इसको अमेंडमेंट कर ही लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भारत सरकार अमेंडमेंट करने के बाद करेगी क्या? तो सिंपल लॉजिक है, इंडस झेलम चेनाब इनके पानी का इस्तेमाल करके हम कुछ और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कश्मीर के अंदर, जिससे कश्मीर के लोगों को पानी तो मिलेगा ही, एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, ओवरऑल वाटर डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। चूंकि आप देखो ठंडे इलाके अक्सर कर ड्राई इलाके भी कभी कभी बोले जाते हैं, लद्दाख एक ड्राई डेजर्ट है। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया अमेंडमेंट करने के बाद एक्चुअली में करेगा क्या, उनको मैं ये बता दूं कि अमेंडमेंट अभी हुआ नहीं और भारत सरकार ने पाकिस्तान के आप कह लो रग स्टांस को लेके ये पर्टिकुलर स्टेप लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर इंडिया अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर ट्रीटी में अमेंडमेंट करता है तो उस केस में इंडिया अपने साइड पे वाटर की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करेगा। अब यहां पे बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज की लीगल प्रोसीडिंग्स को इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया है। पाकिस्तान इंडिया को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में घसीट रहा है, इंडिया जाने को तैयार नहीं है। इंडिया ने बोला इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक किया है, इस पाकिस्तान को तो कभी मुसीबतें सॉल्व होती नहीं है। राटले और किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही इंटरनेशनली पाकिस्तान काफी रोड़ा उठा चुका है। वर्ल्ड बैंक ने इन प्रोजेक्ट्स को सही बताया है, उसके बावजूद क्यों पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो इंडिया ने बोला भैया अब बस तुम्हारा बहुत हुआ, नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, 90 दिन के अंदर हमारे सामने आओ, बैठो और ट्रीटी रीनिगोशिएट करते हैं। और रीनिगोशिएशन यहां पे सक्सेसफुल होगा नहीं, रीजन बीइंग पाकिस्तान ज्यादा पानी मांगेगा, इंडिया ज्यादा पानी देगा नहीं। और अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया यहां पे मॉरली बैकफुटिंग पे जाएगा? जी नहीं।
हम ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं चला रहे हैं जो बड़े स्केल पे पानी के नेचुरल फ्लो को रोक दे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो चाइना भी हमें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा। चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी पे 3 मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो चाइना भी यहां पे किसी भी हालात में है नहीं पाकिस्तान के प्रो जाने को। हालांकि वो बोलेंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, वो तो देखो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो अपने आप में ये इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों से रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टॉपिक काफी लंबे समय तक चलने वाला है, काफी लंबे समय तक इसका रीनिगोशिएशन होने वाला है। क्या होगा आगे, वो जब होगा मैं आपको बताऊंगा। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज। इंडिया प्रपोजेस टू डेवलप 130 मॉडल ब्रिजेस अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, ये और यहां पे ये कंपैरेटिवली स्टेबल है बट अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल क्यों? क्योंकि यांगसे में अभी पीएलए के सोल्जर्स ने घुस के उत्पात मंगाने की कोशिश की थी, इंडिया के सोल्जर्स ने उनको ब्लॉक कर दिया था। तो इसी कंटेक्स्ट में लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीटा, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है ईस्टर्न कमांड के, इनका यह बोलना है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की एलएसी में 130 गांवों को एज मॉडल विलेजेस डेवलप किया जाएगा अलोंग द बॉर्डर। ठीक है भाई, 2 से 3 गांव में काम भी शुरू हो चुका है। जैसे काहो नाम के गांव में ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में काम भी इससे रिलेटेड शुरू हो चुका है। 130 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। इन 130 विलेजेस को बॉर्डर इलाके में डेवलप किया जाएगा। और देखिए, ये पर्टिकुलर स्कीम आज की नहीं है, पिछले साल के यूनियन बजट में इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था, ताकि इन पर्टिकुलर गांव को एज अ मॉडल विलेज डेवलप किया जाए। यहां पे रहने वाले लोगों के पास इनफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज एग्जिस्टेंट हो, वो इस जगह को छोड़ के जाए ना, यहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स को बनाया जाए, वगैरह वगैरह। तब क्या है, ये जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है ईस्टर्न कमांड के, इनके रिमार्क्स काफी क्रूशियल है। चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ चाइनीज साइड पे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सामने जो तिब्बत का इलाका है, वहां पे फ्रंटियर विलेजेस बना रखे हैं चाइना ने, और लोगों को जबरदस्ती वहां पे सेटल कर रखा है। इंडिया तो यहां पे नेचुरली जो लोग रह रहे हैं वो ना छोड़ के जाए, इसकी बात कर रहा है। चाइना वाला तो इंटीरियर से लोगों को आके यहां पे सेटल कर गया है। 13 दिसंबर को अगर आप देखो तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट को बताया कि चाइनीज ट्रूप ने यांगसे इलाके अरुणाचल प्रदेश में यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको पीछे की तरफ ढकेला। और इंडिया चाइना बॉर्डर की अगर आप बात करो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, तो वो क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। तो परसेप्शनल डिफरेंस है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में, जिसके चलते अक्सर कर फ्रिक्शन और एस्केलेशन होता नजर आता है। लेफ्टिनेंट जनरल कलीटा का यह भी बोलना है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इंटरनल सिचुएशन काफी इंप्रूव हो चुकी है। एफ्स्पा हट गया है। एफ्स्पा हटने के चलते भी आर्मी के ऑपरेशन में किसी भी प्रकार का कोई हिंड्रेंस नहीं है। हाँ, इंडिया चाइना बॉर्डर से ज्यादा अगर इंस्टेबिलिटी कहीं है तो वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे दोनों साइड ट्राइब्स रहती हैं, और जैसा कि कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था, इन ट्राइब्स की वल्नरेबिलिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है चाइना ने। इनके पास आर्म्स की स्मगलिंग पहुंचाई है और इंटरनली इस पूरे के पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। नेक्स्ट न्यूज, बांग्लादेश हिल ट्राइब सीक सपोर्ट अगेंस्ट देयर एक्सटर्मिनेशन, जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस। तो मैं आपको बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपील जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने बोला है कि जो चिन कुकी मीजो कम्युनिटीज है जो कि इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर रहती हैं, इनके खिलाफ एक्सटर्मिनेशन का मतलब इनको खत्म करने का एक कैंपेन चलाया जा रहा है चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स बांग्लादेश के अंदर। 300 लोग जो कि चिन कीकू मीजू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये ऑलरेडी नवंबर 2022 में बांग्लादेश से भाग के मिजोरम के लोंग गतलई डिस्ट्रिक्ट में आके सेटल हो गए थे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश आर्मी इनको दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, और इस परस्यूट में रोहिंग्या मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अराकान आर्मी बांग्लादेश आर्मी की मदद कर रही थी। तो नरेंद्र मोदी जी से अपील है जोरो ग्रुप की कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचाओ। ये जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिली और फॉरेस्टेड इलाका है, जहां पे खागराचारी, रंगमती, बंदरबान डिस्ट्रिक्ट्स आती है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश की, ये आप कहते हो चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट। चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट इंडिया के मिजोरम और त्रिपुरा स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगाता है, और म्यांमार के चिन और रोहिंग्या इनहेबिटेड रखीने स्टेट के साथ बॉर्डर लगाता है। कुकी चिन ट्राइब के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है बांग्लादेशी आर्मी के द्वारा। इन ट्राइब्स को बहुत से और नामों से जाना जाता है, जैसे बॉम, पंखुआ, लुशाई, खूमी, मरू, मिरिया, खियांग,
चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स में सेंचुरी से ये ट्राइब्स रह रही हैं। लेकिन अब बात यह हुई कि ब्रिटिशर्स के राज से आने से पहले चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट में हुआ करती थी सेल्फ गवर्निंग शीफडम्स एंड शीफटेंसी, मतलब एक चीफ हुआ करता था और उसके अंदर ट्राइबल लोग हुआ करते थे। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस पर्टिकुलर इलाके पे कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के कब्जा करने से पहले चाहे हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम नवाब हो, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता था इन चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहने वाली ट्राइब्स के ऊपर। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कुछ समय तक तो चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया स्पेशल, यहाँ की आइडेंटिटी कस्टम कल्चर को बचा के रखना। लेकिन 1903 में इसको रिपील किया गया और बहुत सारे प्लेन में रहने वाले लोग चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट के इलाके में आके रहने लगे। बाद में जब देश का बंटवारा हुआ तो इंडिजीनियस लोग चाहते नहीं थे, लेकिन चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट चला गया किसके पास? ईस्ट पाकिस्तान के पास, जो कि आज का बांग्लादेश है। पाकिस्तानी सरकार ने और बाद में बांग्लादेशी सरकार ने चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट में रहने वाले लोगों की एक ना सुनी, वहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया, आउटसाइडर्स को वहां पे जाके सेटल किया और इस बात को लेके कुकी चिन लोग नाराज हो गए। आज कुकी चिन लोग जब अपनी डिमांड को सामने रखते हैं, अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की आर्मी इनके अगेंस्ट अत्याचार करती है और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मदद मांग रहे हैं। बांग्लादेशी आर्मी अराकान आर्मी के साथ मिलकर कुकी चिन नेशनल आर्मी के अगेंस्ट अत्याचार कर रही है और दिस इज इन वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, ऐसा जोरो ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है। इसलिए मोदी जी को कॉल दे रहे हैं ये कि तुरंत शेख हसीना को बोल के इस प्रकार के वायलेंस को बंद किया जाए और इन लोगों को बांग्लादेश से मिजोरम आने की परमिशन भी दी जाए। फिर भाई आंध्र प्रदेश के अंदर अगर आप देखो तो एक मठ है जिसका नाम है श्री अहोबिलम मठ, परंपरा अधीसन श्री लक्ष्मी स्वामी अबोहिलम देवस्थानम। इस पर्टिकुलर मठ के साथ जुड़ा हुआ है एक टेंपल। आंध्र प्रदेश की सरकार ने बोला टेंपल अलग है, मठ अलग है, लेकिन मठ की अथॉरिटीज चली गई आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के पास। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस का एडजुडिकेशन किया और उस एडजुडिकेशन में बोला कि ये जो पर्टिकुलर टेंपल है, ये टेंपल इज नेसेसरली अ पार्ट एंड पार्सल एंड अ इंटीग्रल एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अहोबिलम मठ। मतलब जो टेंपल है, मठ है, वो दोनों एक ही हैं। मठ यहां पे कई सालों से टेंपल के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है और आप टेंपल को मठ से अलग नहीं कर सकते। जो राज्य की सरकार है आंध्र प्रदेश की, वो बोल रही कि आप ये कैसे बोल सकते हो, टेंपल एक अलग ज्यूरिस्टिक एंटिटी है, मठ एक अलग ज्यूरिस्टिक एंटिटी है, इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्टिक पर्सन है, ये दोनों अलग अलग ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो जब ये दोनों अलग अलग ज्यूरिस्टिक पर्सन है तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि टेंपल इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मठ। और इस बात को लेके आंध्र प्रदेश की राज्य की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि ये जो अहोबिलम मठ के अंदर टेंपल आता है, इस टेंपल का एडमिनिस्ट्रेशन अहोबिलम मठ के पास नहीं होना चाहिए, राज्य की सरकार द्वारा अपॉइंटेड एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होना चाहिए एज पर सेक्शन 29 ऑफ द आंध्र प्रदेश रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 1987। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो राज्य की हाई कोर्ट ने अहोबिलम मठ के स्टांस को सपोर्ट किया है कि हां भाई ओवरऑल टेंपल का एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास होना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने केस को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया है अभी के लिए। तो अभी के लिए टेक्निकली इस टेंपल का एडमिनिस्ट्रेशन अहोबिलम मठ के पास ही रहेगा।